स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि परसों से यानी कि मंडे से 11th क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट है। साइंस और आर्ट्स दोनों ही सेक्शन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो एडमिट कार्ड्स तो आपको मिल ही गया होगा। चलिए आज हम लोग एक बहुत अच्छा मॉडल सेट लगाते हैं जिसमें इतिहास के सभी संभावित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। ये 11th क्लास का हिस्ट्री का सेट है। आप लोग जो भी इस सेशन से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, सभी संभावित प्रश्नों का कलेक्शन है जो आ सकता है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि। आपको पता होगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, कहीं ना कहीं दजला और फरात, ये जो दो नदियां हैं, इन्हीं के विषय में पूरी सभ्यता है। इसी के आसपास पूरी सभ्यता पनपी, जन्मी और पूरा इसका विकास भी हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो नदियों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो आपको पता होगा असीरिया सभ्यता की राजधानी बेबीलोन थी। झूलते बाग की कहानी आपने सुनी है ना। झूलते बाग की कहानी किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोनिया सभ्यता की ही देन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सभी को आपको अच्छे से कर लेने हैं। 3 कहता है सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर का अर्थ होता है ईंटों से बना शहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ईंटों से बना शहर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई हैं उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। तो मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई है ना, उसमें बैल है, रोटियां हैं, मछलियां हैं, यानी कि सभी जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ में कहा जाए तो सभी, पर अगर जानवर विशेष को कहा जाए तो बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि जानवर की बात की गई है ना, तो जानवर के विषय में अगर कहा गया है तो बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो आपको पता ही होगा कुम्हार का चाक ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कुम्हार जो चाक यूज करते हैं, आप देखे होंगे कि इस तरह का गोल टाइप का चाक होता है, बीच में एक इसका नॉब होता है जिसमें वो मिट्टी को रखते हैं, चाक को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं और उससे मिट्टी के तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस चाक की जो पहली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से जनरेट हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मेसोपोटामिया की मुख्य उपज वाली फसल कौन सी थी। तो आपको पता होगा वहाँ गेहूं भी उगाया जाता था, जौ भी उगाया जाता था, टमाटर भी उगाया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो मैंने अभी आपका डिस्कस किया, अभी आपसे कहा कि भाई ये बेबीलोनिया सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बेबीलोन के झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वीवीआई कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो कहता है कि ये जो निर्माण है ना, वो नबूवतनेजर ने करवाया था। नबूवतनेजर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है कि किस पुस्तक में जल पलावन की घटना है। तो बाइबिल में जल पलावन की घटना मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बाइबिल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मिस्र की सभ्यता के विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो आपको पता होगा नील नदी का उपहार कहते हैं मिस्र को। नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता विकसित हुई, फली फूली पनपी और सारा का सारा जो इस सभ्यता का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है नील नदी पे। तो नील नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता होगा रोमन साम्राज्य में अश्वारोहियों को नाइट कहा गया है। ठीक है, सीनेट के सदस्य होते थे और स्पेशली सीनेट के सदस्यों में जो अश्वारोही होते थे उन्हें नाइट कहा गया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब रोम जल रहा था
तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरो, ऑप्शन नंबर सी। नीरो कहता है कि जब रोम जल रहा था ना, तो रोम का शासक बांसुरी बजा रहा था, यानी कि रोम जब प्रॉब्लम में था ना, तो नीरो के कान में कोई जू ही नहीं रेंग रही थी। ये अपने ही काम में इतना व्यस्त था, अपने भोग विलास में इतना मग्न था कि ऐसा संज्ञा दिया गया है कि ये बांसुरी बजा रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है पेपराइज कहाँ पाया जाता था? तो आपको पता होगा, नील नदी के किनारे पाया जाने वाला एक पौधा था पेपराइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है कि रोम का इतिहास किसने लिखा? तो आपको पता होगा टाइटस लिवी के द्वारा रोम का इतिहास जो है वो लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो फटाफट से फोकस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जूलियस सीजर जो है ना, इसी के नाम पर जुलाई माह का नाम पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जूलियस सीजर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कहता है कि रोमन साम्राज्य की राजधानी राजनीतिक इतिहास के किन मुख्य खिलाड़ी के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? यानी कि रोमन साम्राज्य के इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ियों के नाम क्या थे? तो तीनों ही थे, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दिनारियस क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, दिनारियस जो है वो सोने का सिक्का था। दिनारियस आपको याद रखना है, इस सोने के सिक्के को दिनारियस कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है कि निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भूमध्य सागर जो है ना, इसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल जो है वो स्पेन इसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पेपराइज क्या है? तो पौधा है, नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक पौधा है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि 570 में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? अहमद। कहीं कहीं आपको हसन भी मिलेगा, पर फिलहाल आपको अहमद लेके चलना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। अलग अलग हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं वो अलग अलग आंसर दे रहे हैं, पर एनसीईआरटी जो है ना वो अहमद को प्रीफर कर रहा है, तो अहमद आपका सही आंसर है। जिम्मी किसे कहा जाता था? तो आपको याद रखना है, ये ईसाइयों और यहूदियों को, यानी कि गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा गया है। आगे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो 622 में पैगंबर मोहम्मद मक्का से कहाँ भागे? मदीना भागे। पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना भागे, क्यों? विरोध के कारण। तो ये मक्का से मदीना जाने की उनकी जो घटना थी, इसी को हिजरा कहा जाता है, और इसी हिजरा के क्रम में ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है, और 622 के लगभग का ये समय था, आपको याद रखना है। आगे कहता है कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आपको पता ही होगा, अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद, ये सारी किताबें जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी तहकीक-ए-हिंद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि नई फारसी कविता के जनक किसे कहते हैं? तो रुदकी को ना नई फारसी कविता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी रुदकी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में भूगोल वेत्ता कौन था? तो अल ख्वारिज्मी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 28 कहता है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था और अमीना इनकी जो थी माँ थी। तो पत्नी का नाम क्या था? खदीजा था। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था? तो चीनियों ने किया था। ये चीनी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो अलब्तगीन था गजनी सल्तनत का संस्थापक। आगे चलते हैं 31वां क्वेश्चन कहता है कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो रिशलू और मेजारिन, उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। लुई 14वां का जो निरंकुश राजतंत्र था ना कहीं उसकी पूरी माँ की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट था इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका सेवा मुख्य आधार था, कि भाई सेवा करो, सामंती व्यवस्था में सेवा करो। किसकी सेवा करो? तो बड़े अभिजात वर्गों की सेवा करो, और छोटे छोटे गुलामों के द्वारा ये सेवाएं करवाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है डॉन किकजोट उपन्यास किस वर्ग का उपन्यास है? तो विश्वपुक के द्वारा ये विश्वपुक के वर्ग का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है रोम चर्च का प्रधान कौन होता था? तो आपको पता होगा पोप होता था। 35 कहता है कि टाइथ किस प्रकार का भूमि कर था? तो धार्मिक कर था टाइथ, इसको याद रखना है।
36 कहता है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से शुरुआत होता है? तो जर्मनी से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? देखिए 38 कहता है कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई थी। तो क्या थी? नाइट थी। ऑप्शन नंबर ए नाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39 कहता है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी भाई गुलाबों की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। नेक्स्ट कहता है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि दांते जो थे ना वो डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे। तो इस प्रकार से हमने 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस को अच्छे तरह से 100% सॉल्व कर लिया है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। संभावित प्रश्नों को ही सॉल्व करवाया गया है। लास्ट ईयर मॉडल सेट से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आने वाले एग्जाम्स के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।